systems, I'm going to start the next chapter that is called, you can see that resource allocation graph. ठीक है, इन दैट रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ हमारे पास कुछ चीजें हैं जो कि हम लोग देखेंगे, ध्यान देंगे कि किस तरह से होता है और किस तरह से परफॉर्म होता है. तो यू कैन सी दैट रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ मतलब होता है कि जैसे हमारे पास मल्टीपल रिसोर्सेस अवेलेबल है और उसके साथ जो होता है जो प्रोसेस है वो उस रिसोर्स को कैसे एग्जीक्यूट करता है, कैसे एलोकेट करता है और किस तरह से वो रिक्वेस्ट फाइंड आउट करता है, उस चीज को हम लोग यहाँ पे देखेंगे. So in case of resource allocation graph, so we have to be seen that the resource allocation graph is the pictorial representation of the state of a systems. यानी जैसे हम किसी सिस्टम पे काम करते हैं तो जो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है वो एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है. पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि आपके पास डायग्राम फॉर्म में दिया रहेगा जिससे आपको ये समझ में आएगा कि कौन सा प्रोसेस जो होता है किस रिसोर्स को एलोकेट करके रखा है और किस रिसोर्स को वो डिमांड कर रहा है या वेटिंग स्टेट में है. तो इन चीजों को हम पिक्चर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ही हमारा रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ का फॉर्म होता है. The resource allocation graph is the complete information about all the processes which are holding. जैसे मैंने अभी बताया होल्डिंग, तो होल्डिंग मतलब किसको आपने होल्ड करके रखा है यानी एलोकेट करके रखा हुआ है. एंड सम रिसोर्सेज, जैसे बोल रहे हैं कि कुछ रिसोर्सेज को आप, हो सकता है एक से ज्यादा रिसोर्सेज को आपने होल्ड करके रखा है, तो उसको बताना है कि क्या कौन सा प्रोसेस कितने रिसोर्स को होल्ड करके रखा है. या फिर अगर सपोज कर लो करंट प्रोसेस जो होता है वेटिंग फॉर सम रिसोर्सेज, किसी और रिसोर्सेज के लिए वो वेटिंग करता है, तो उस चीज को हम लोग जो होता है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं. नेक्स्ट वन जो होता है कि इट आल्सो कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द इंस्टेंसेस ऑफ ऑल द रिसोर्सेज. एक इंपॉर्टेंट चीज है, अंडरलाइन कर सकते हैं इसको, कि ऑल द रिसोर्सेज के जितने भी इंस्टेंस, सपोज कर लो एक रिसोर्स है उसके मल्टीपल इंस्टेंस क्रिएट हो रहे हैं, तो उन मल्टीपल इंस्टेंस को जो होता है एक ऐसे रिसोर्स का पार्ट मान के उसको हम लोग चलते हैं. तो उस चीज को ही बोला जाता है कि ये हमेशा ये चीज ध्यान रखा जाता है कि किसी रिसोर्स के कितने इंस्टेंसेस काम कर रहे हैं, कितने इंस्टेंसेस जो होता है एलोकेट हुए हैं. जैसे सपोज कर लो एक प्रिंटर है, तो प्रिंटर को जो होता है दो प्रोसेस डिमांड कर रहा है, तो इसका मतलब है एक प्रिंटर का वर्चुअल फॉर्म में दो इंस्टेंस जनरेट हो रहा है, तो उन दो इंस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में दिया जाता है. आगे लिखा हुआ है कि वेदर दे आर अवेलेबल और बीइंग यूज्ड बाय द प्रोसेस. तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक प्रिंटर है, तो प्रिंटर एक कॉमन नेम है. सपोज कर लो आपके सिस्टम में दो प्रिंटर लगे हुए हैं, तो इसका मतलब है प्रिंटर के नाम से आपके पास एक है, प्रिंटर के नाम से है, बट उसके दो इंस्टेंट है यानी दो फिजिकल डिवाइसेस है प्रिंटर के. तो प्रिंटर के दो रिसोर्सेस अवेलेबल है, यानी एक ही रिसोर्स के दो आपके इंस्टेंस अवेलेबल है फिजिकली. तो उनके हिसाब को रखना कि वो आपका काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है. अगर वो खाली है तो उसको हम असाइन करेंगे. लास्ट पॉइंट में आपको लिखा हुआ है कि इन दिस ग्राफ द प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सर्कल. तो जो भी हम ग्राफ बनाते हैं तो उसमें हम सर्कल का यूज करते हैं और रेक्टेंगल का यूज करते हैं. तो जो भी हमारे पास प्रोसेस होता है तो प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सर्कल व्हाइल द रिसोर्सेस इज रिप्रेजेंटेड बाय ए रेक्टेंगल. रिसोर्सेस का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे मैं डिवाइसेस की बात कर रहा हूं, तो जो प्रोसेस जिस डिवाइसेस को रिप्रेजेंट करता है, तो डिवाइसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम रेक्टेंगल, जिसको हम रिसोर्स बोल रहे हैं, रेक्टेंगुलर बॉक्स यूज करते हैं, और सर्कल का यूज हम प्रोसेस के लिए करते हैं. ठीक है, तो देखिए अब आ जाते हैं थोड़ा डिटेल में आ जाते हैं कि वर्टाइसेस क्या होता है. वर्टाइसेस का मतलब होता है जैसे कि आप नाम दे रहे हो, वर्टेक्स सर्कल लिख रहे हो, सर्कल में कुछ दे रहे हो, फिर एजेस का भी यूज करते हैं. तो सबसे पहले हम यूज करते हैं, देख रहे हैं कि वर्टाइसेस क्या होता है. तो वर्टाइसेस आर मेनली ऑफ टू टाइप्स. दो टाइप के होते हैं हमारे पास वर्टाइसेस. जैसे अभी बताया कि एक प्रोसेस होता है और एक रिसोर्स होता है. तो प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने का तरीका हमारे पास अभी मैं बताया हूं कि वो आप सर्कल से रिप्रेजेंट करते हो, रिसोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आप जो होता है रेक्टेंगुलर बॉक्स करते हो. तो ईच ऑफ देम विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ए डिफरेंट शेप, यानी अलग अलग शेप में. जैसे बताया रेक्टेंगुलर बॉक्स एंड आपके पास सर्कल. सर्कल रिप्रेजेंट प्रोसेस व्हाइल रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंट रिसोर्स. तो इसका मतलब है आपको समझ में आ रहा होगा कि जो हमारे पास जो सर्कल होता है उसको हम प्रोसेस के लिए यूज करते हैं, रेक्टेंगल को हम पर्टिकुलरली रिसोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं. ए रिसोर्स कैन हैव मोर देन वन इंस्टेंस. तो इसका मतलब है, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास जो रिसोर्स होते हैं
वो एक से ज्यादा इंस्टेंस के हो सकते हैं। तो एक रिसोर्स में हमारे पास मल्टीपल पॉसिबिलिटीज होते हैं। तो यहां देखते हैं हम लोग, तो देख सकते हैं कि ये जो रिसोर्स है आपके पास, ये जो रिसोर्स है, रिसोर्स के जो होता है मल्टीपल, तो ये जो रिसोर्स है आप देख सकते हैं, तो रिसोर्स के मल्टीपल इंस्टेंस हो सकते हैं। तो इसका मतलब है ये जो इंस्टेंस बता रहा है, यानी मैंने अभी आपको समझाया था कि सपोज कर लो हमारे पास 2 प्रिंटर है, तो इसका मतलब है प्रिंटर हमारा रिसोर्स हो गया, यानी रिसोर्स नेम इज प्रिंटर, बट उसके 2 प्रिंटर फिजिकली है, तो इसका मतलब है एक ही प्रिंटर, मतलब प्रिंटर जो रिसोर्स नाम दिया गया है उसके 2 इंस्टेंस है, तो वो 2 इंस्टेंस के इंफॉर्मेशन, तो इसलिए आपको समझ में आ गया कि रिसोर्स के मल्टीपल इंस्टेंस हो सकते हैं, बट प्रोसेस के मल्टीपल इंस्टेंस के चांसेस नहीं होते हैं। हम इंडिविजुअल प्रोसेस को ट्रीट करते हैं। ईच इंस्टेंस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ए डॉट इनसाइड द रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो इसका मतलब है हम रिसोर्स के लिए क्या यूज करते हैं, रेक्टेंगुलर बॉक्स यूज करते हैं। तो उस रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर किसी चीज को अगर रिप्रेजेंट करना है, यानी सपोज कर लो एक इंस्टेंस है तो एक डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर सपोज कर लो 2 इंस्टेंस 2 डॉट से। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं कि अगर सपोज कर लो मैं इसको रिसोर्स की तरह यूज कर रहा हूं, तो यू कैन सी दैट, तो इसमें अगर मैं 2 इंस्टेंस यूज करना चाहता हूं तो मैं ये डॉट बनाऊंगा और दूसरा डॉट बनाऊंगा। तो इसका मतलब है कि ये जो रिसोर्स है आपका रिसोर्स, ये रिसोर्स के 2 इंस्टेंस है, एक हो गया ये 1 और ये 2 इंस्टेंस। तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो हमारे पास इंस्टेंस होते हैं वो किस तरह से काम करता है। अब आ जाते हैं एक्चुअल कि हमारे पास जो ये था प्रोसेस, तो टाइप्स ऑफ वर्टाइसेस देखिए, 2 टाइप के वर्टाइसेस होते हैं, एक होता है कि प्रोसेस वर्टाइसेस और एक होता है रिसोर्स वर्टाइसेस, यानी 2 टाइप, लेकिन रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग होता है। तो प्रोसेस वर्टाइसेस में आप जैसे लिखते हो तो आप नंबरिंग करते हो, P1 P2 ऐसे करके आप नंबरिंग करते हो, जैसे P1 हो गया, P2 हो गया, P3 हो गया, तो ये इस तरह से आप इसकी नंबरिंग करते हो। और रिसोर्स की जो नंबरिंग होती है, यानी ये अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो नंबरिंग होती है वो R1 हो गया, R2 हो गया, इस तरह से हम इसकी नंबरिंग करते हैं, R3 हो गया, इस तरह से हम इसकी नंबरिंग करते हैं। तो दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ वर्टाइसेस। तो वर्टाइसेस 2 तरीके का होता है, एक होता है प्रोसेस वर्टाइसेस और एक होता है रिसोर्स वर्टाइसेस। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग हमारे पास होता है कि ऑलरेडी मैंने बता दिया था कि जो सर्कल का यूज होता है प्रोसेस के लिए किया जाता है, आप देख सकते हैं, और जबकि रेक्टेंगल का यूज होता है रिसोर्स करने के लिए, रिसोर्स के लिए किया जाता है। तो रिसोर्स हमारे पास 2 तरीके के रिसोर्सेस पॉसिबल है, एक होता है सिंगल इंस्टेंस, जैसे मैंने आपको बताया कि आप एक स्क्वायर बॉक्स में अगर सिंगल इंस्टेंस है तो सिंगल बेस्ड होगा, और सपोज कर लो मल्टीपल इंस्टेंस है तो इसका मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर सीपीयू यूज करते हो तो एक ही सीपीयू होता है, तो इसलिए इसको हम लोग सिंगल इंस्टेंस बेस्ड कहते हैं। और सपोज कर लो आप मल्टीपल इंस्टेंस की बात करते हो कि एक रिसोर्स जो मल्टीपल इंस्टेंस को लेके चलता है, तो बेस्ट एग्जांपल है रजिस्टर। सपोज कर लो आपके पास एक सीपीयू है जिसमें मल्टीपल रजिस्टर्स यूज हो रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया रजिस्टर इज द इंस्टेंस, मतलब आपका रिसोर्स का नाम है रजिस्टर, लेकिन उसमें अगर 4 रजिस्टर, 5 रजिस्टर, 6 रजिस्टर्स है, तो इसका मतलब है मल्टीपल इंस्टेंसेस उसके पास अवेलेबल है, जिसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हो कि एक रजिस्टर यूज हुआ है या एक से ज्यादा रजिस्टर, तो उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल इंस्टेंस। अगर सपोज कर लो 1 रजिस्टर बेस्ड अगर आपके पास कुछ है तो वो सिंगल इंस्टेंस में आ जाएगा आपके पास। सो अब आ जाते हैं नेक्स्ट, जो होता है हमारे पास 2 चीजें होती है, एक तो होता है वर्टाइसेस, दूसरा होता है एज। एज क्या होता है वो देख लेते हैं। एजेस आर आल्सो ऑफ 2 टाइप्स, 2 टाइप के होते हैं, represent one represent assignment and other represent the weight or a process for a resource। तो इसका मतलब है 2 चीजें आती है आपके पास। एक चीज होती है जो आपको मैं बता देना चाहता हूं, ओके फाइन। अब आ जाते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि रिप्रेजेंट असाइनमेंट, तो 2 तरीके का होता है। एक तो होता है कि असाइनमेंट को दिखाता है, असाइनमेंट का मतलब होता है एलोकेशन, एलोकेशन मतलब एलोकेटेड है, हमने एक रिसोर्स को एक प्रोसेस के साथ एलोकेट कर दिया है, तो उसको हम लोग बोलते हैं असाइनमेंट। और दूसरा आपको बोल रहा है कि रिप्रेजेंट द वेट, तो यानी ये सेकंड जो होता है वेट को बताता है, यानी एक ऐसा प्रोसेस है जो कि एलोकेट करके रखा है, तो उसको हम लोग असाइन बोलते हैं कि असाइंड है। एक प्रोसेस जो होता है वो किसी एक जो रिसोर्स है वो किसी को असाइंड है। और दूसरा जो बताया है कि एक रिसोर्स जो कि डिमांड किया गया है किसी दूसरे, यानी एक प्रोसेस जो होता है किसी रिसोर्स का डिमांड कर रहा है,
तो उसको हम लोग बोलते हैं वेट। तो वेट फॉर ए प्रोसेस फॉर ए रिसोर्स, तो इसका मतलब होता है वेट ऑफ ए प्रोसेस फॉर ए रिसोर्स, तो किसी रिसोर्स का हम वेट कर रहे हैं। तो इसीलिए एजेस जो होते हैं दो तरीके से बनाया जाता है, यानी दो डायरेक्शनल होता है, टू डायरेक्शनल एजेस बनते हैं। अब उसको कैसे बनाते हैं नेक्स्ट आपको पता चल जाएगा। तो आप देखिए दो तरीके का हमारे पास एजेस होता है, एक होता है असाइनमेंट एज, तो यानी उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं देख लीजिए, यहाँ पे आपको दिखाया गया है। यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि एक प्रोसेस पी आई है जिसको रिसोर्स आई जो होता है असाइन करके रखा था। असाइन करने के लिए हमको तरीका क्या होता है कि जो रिसोर्स होता है, रिसोर्स की तरफ से जो एरो साइन है वो प्रोसेस के डायरेक्शन पे करते हैं। तो इससे पता चलता है कि मैं रिसोर्स को कैप्चर करके रखा हूं। और रिक्वेस्ट का मतलब होता है जस्ट उल्टा ही। उल्टा का मतलब होता है कि आप जस्ट डिमांड कर रहे हो, यानी जो पीवाई प्रोसेस है वो आरआई का डिमांड कर रहा है, तो इसलिए उसको हम लोग रिक्वेस्ट एज बोलते हैं। तो ये जो एज है आपके पास, जो ये एज है दैट इज नोन एज ए रिक्वेस्ट एज, इसको बोलते हैं हम लोग रिक्वेस्ट एज। और ये जो एज आपको दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं असाइन या फिर एलोकेटेड, और इसको आप बोल सकते हो असाइंड एज। तो इस तरह से आपने देखा होगा कि दो तरीके का एज हम यूज करते हैं। एक हम लोग बोलते हैं रिक्वेस्ट एज, रिक्वेस्ट एज को एक और नाम से बोल सकते हो वेट एज, यानी वेटिंग में आप बोल सकते हो कि वेटिंग एज है, या वेट एज के नाम से भी इसको बोल सकते हो। तो वेट एज और रिक्वेस्ट एज। और दूसरा होता है एलोकेटेड या असाइंड एज, जो हम लोग बोल रहे हैं उसको इस तरह से। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सर्कल का, यानी जो हमारे पास वर्टाइसेस है वो किस तरह से रिप्रेजेंट होता है, यानी सर्कल और रेक्टेंगुलर और बॉक्स से रिप्रेजेंट होता है, और एजेस जो होता है वो एरो से रिप्रेजेंट होता है। सो रिसोर्स एलोकेशन एंड रिक्वेस्ट। अब आ जाते हैं, हमने देख लिया कि रिसोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोसेस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और रिसोर्स के एलोकेशन एंड रिक्वेस्ट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कौन से एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमने देख लिया। अब आ जाते हैं कि ऑल टुगेदर जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे होता है। तो सबसे पहला होता है कि ये रिसोर्स इज शोन एज ए असाइन्ड टू ए प्रोसेस if the tail of the arrow is attached to an instance to the resource and the head is attached to a process। सिंपल सी बात जो मैंने अभी आपको दिखाया था उस तरह से आप उसको करते हो कि अगर असाइंड हो रहा है तो असाइंड कैसे होता है, ये चीजें आप देख सकते हो। आप देख सकते हो किस तरह से आपका रिप्रेजेंट होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि असाइंड कैसे हो रहा है कि टू ए प्रोसेस कि इफ द टेल ऑफ द एरो, जो टेल होता है वो क्या होता है इंस्टेंस टू द रिसोर्स, रिसोर्स के साथ इंस्टेंस में होता है, और जो होता है द हेड ऑफ द अटैच टू ए प्रोसेस। तो इसका मतलब होता है कि ये आपके पास ये उल्टा दिखाया गया, मैं आपको कंटिन्यू दिखा रहा हूं, ये देखिए। तो ये जो आपके पास है, तो यहां पे देख सकते हो ये जो आपका डेफिनेशन दिया हुआ है, दिस इज द डेफिनेशन फॉर दिस वन, जिसमें आपको बताया गया है कि ये रिसोर्स जो शोन हो रहा है वो असाइन टू द प्रोसेस। तो जिसका जो टेल होता है वो रिसोर्स की तरफ होता है, और जो एरो तो दैट इज नोन एज ए, आपके पास क्या हो रहा है ये रिसोर्स इज टेल अटैच्ड टू द सिस्टम्स एंड रिसोर्स इज अटैच्ड टू द प्रोसेस। तो इसको हम लोग बोल रहे हैं कि असाइन। तो ये असाइन है, तो असाइन को रिप्रेजेंट करने का तरीका और उसको लिखने का तरीका आपको बताया गया है कि जो एरो का टेल एंड होता है, यानी ये हो गया टेल एंड जिसको हम लोग बोल रहे हैं टेल। तो ये जो टेल एंड होता है वो रिसोर्स की तरफ होता है, और जो आपके पास एरो का जो तो दूसरा एंड होता है जिसको हम लोग बोल रहे हैं इंस्टेंट ऑफ द एरो इज अटैच्ड टू एन इंस्टेंस टू द रिसोर्सेज एंड द हेड, इसको हम लोग बोल रहे हैं हेड एंड। तो हेड एंड जो होता है वो प्रोसेस की तरफ होता है। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं रिसोर्स एलोकेशन या रिसोर्स असाइनमेंट। अब उल्टे पे चले जाते हैं दूसरे तरफ, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसका उल्टा होता है, जिसमें क्या होता है कि एरो का जो टेल पोर्शन होता है वो प्रोसेस की तरफ होता है, और जो रिक्वेस्टिंग हो रहा है तो इसका मतलब है एरो का जो हेड पोर्शन होता है वो रिसोर्स की तरफ होता है। तो ये आप देख सकते हो कि प्रोसेस इज शोन एज इन वेटिंग, और आप बोल सकते हो कि रिक्वेस्टिंग। यहाँ पे आपको वेटिंग दिया हुआ है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो रिक्वेस्टिंग। तो रिक्वेस्टिंग आप यहां देख रहे हो, तो इसकी जगह आप रिक्वेस्टिंग भी बोल सकते हो। तो रिक्वेस्टिंग फॉर ए रिसोर्स इफ द टेल ऑफ द एरो इज अटैच्ड टू द प्रोसेस व्हाइल द हेड ऑफ, जैसे बोल रहे हैं कि हेड इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द रिसोर्सेस। सो दिस इज द डायग्राम जिसमें आपको याद रखना है कि अगर मैं एरो को गलत बना दूंगा तो हमारे डायग्राम में उसका मीनिंग बदल जाएगा। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि हमको एरो कैसे मेंशन करना है। अगर सपोज कर लो कोई प्रोसेस किसी
रिसोर्स को कैप्चर करके रखा है, तो ये वाला जो डायग्राम है ये करेक्ट है आपका। और सपोज कर लो किसी का डिमांड कर रहा है, तो ये वाला जो डायग्राम है वो आपका करेक्ट होगा। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब जाते हैं सिंगल इंस्टेंस बेस्ड जो रिसोर्स एलोकेशन है वो कैसे होगा। देखिए एक एग्जांपल है, ध्यान देंगे यहाँ पे। सपोज हमने 3 प्रोसेस कंसीडर किया है, उसका नाम है P1, P2, P3 एंड 2 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज R1, R2 ये हमारे पास अवेलेबल है। तो चलिए वो एग्जांपल क्या होगा कि द रिसोर्स आर हैविंग 1 इंस्टेंस। तो इसका मतलब है यहाँ क्लियर कट आपको बता दिया गया है कि हमारे पास 3 प्रोसेस है और 2 रिसोर्स है और हर एक रिसोर्स के एक एक इंस्टेंस है, मल्टीपल इंस्टेंस नहीं है। तो इसलिए इसका एग्जांपल ही ये दिया गया है कि सिंगल इंस्टेंस बेस्ड जो आपके पास रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है, RAG जिसको हम लोग बोल रहे हैं, उसका एग्जांपल है। अब देखिए इसमें एक डायग्राम आपको दिख रहा है, जिससे आपको ये पता चल रहा है कि हाउ दिस इज कॉल्ड एन सिंगल इंस्टेंस। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। जैसे यहाँ बताया गया है, अकॉर्डिंग टू द ग्राफ R1 is being used by P1, P2 is holding R2 and waiting for R1, P3 is waiting for R1 as well as R2। तो सिंपल सी बात है, सिंपल जो है मैं इसको पहले कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको ये ले जा रहा हूँ, लास्ट पॉइंट को मैं समझा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपको साफ साफ बताया गया है 3 प्रोसेस है, आपके पास 3 प्रोसेस बताया गया, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 एंड प्रोसेस 3 एंड ये आपके पास रिसोर्सेस है R1 एंड R2। तो ये 3 प्रोसेस और 2 आपके पास इंस्टेंसेस है। तो यहाँ पे ग्राफ बताया गया है कि हर एक के एक एक इंस्टेंस है। तो कैसे पता चलेगा एक एक इंस्टेंस है? तो आप देख सकते हैं कि ये सिंगल इंस्टेंस है। सो दिस इज एक्चुअली नोन एज अ सिंगल, क्योंकि सिंगल डॉट से रिप्रेजेंट किया गया है तो इसलिए सिंगल इंस्टेंस है। तो यानी जो हमारे पास रिसोर्स है उसके सिंगल इंस्टेंसेस है। अब सिंगल इंस्टेंसेस होने की वजह से क्या होता है कि अब अगर वो रिसोर्स उस इंस्टेंस को असाइन करता है तो इसका मतलब है कि उस रिसोर्स को जो होता है कोई दूसरा असाइन नहीं कर सकता, फिर वेट करना पड़ेगा। तो वही चीज यहाँ थर्ड पॉइंट में आपको लिखा गया है कि अकॉर्डिंग टू द ग्राफ R1 is being used by P1। तो इसका मतलब है R1 जो होता है P1 से असाइन है। आप देख सकते हैं P1 को R1 ने असाइन करके रखा है, एलोकेट करके रखा है। एंड उसके बाद होता है यूज्ड बाय P1 एंड P2। तो इसका मतलब है ये हो गया P1। आप देखिए यहाँ तक हमारा स्टेटमेंट हो गया कि P1 ने असाइन कर लिया। अब होता है कि P2 इज होल्डिंग R2। तो आप देख सकते हैं कि P2 जो होता है R2 को होल्ड कर रहा है। तो ये हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट हो गया कि ये हमारे पास R2 को होल्ड करके दिख भी रहा है आपको, P2 जो होता है एलोकेट करके रखा है R2 को। एंड द वेटिंग फॉर R1। तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे जो ये एरो आप देख रहे हो ये P2 का वेटिंग है, यानी P2 इज डिमांडिंग R1 जो कि वेटिंग में, क्योंकि ये R1 जो होता है ऑलरेडी एक इंस्टेंट है जिसको वो एलोकेट करके रखा P1। तो इसका मतलब है P2 जो होता है कभी भी इसको असाइन नहीं कर सकता। तो इसलिए इसका एरो का डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, ये डायरेक्शन पे एरो बना है, आप देख सकते हैं वेटिंग स्टेट। तो इसलिए यहाँ बोला गया है कि आपके पास जो होता है वेटिंग फॉर। तो इसका मतलब है जो P2 है वो R2 का R1 का वेट कर रहा है, आप देख सकते हैं। और उसी तरह से आप देख सकते हैं कि P3 के पास कोई भी, क्योंकि 2 रिसोर्स 2 प्रोसेस के पास असाइंड है, तो P3 अगर डिमांड करेगा तो वो वेटिंग में होगा। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि P3 इज वेटिंग फॉर R1। आप देख सकते हो R1 का वेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एरो आपको दिख रहा है, ये एरो आपको दिख रहा है, और सेकेंड एरो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है वो R2 को वेट कर रहा है। तो देखिए स्टेटमेंट फॉर्म में हमने एक ग्राफ जो आपके पास रिप्रेजेंट किया गया है, इसको हमने स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे लिखा है। तो इस तरह से ही आपको एग्जाम में लिखना है कि अगर सपोज कर लो कोई एग्जांपल देना है सिंगल इंस्टेंस बेस या मल्टीपल इंस्टेंस बेस, तो पहले आप डायग्राम बना लीजिए और इस डायग्राम को इस तरह से एक्सप्लेन कर दीजिए। तो आई थिंक सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि आप एग्जांपल देंगे तो किस तरह से स्टेटमेंट में उसको लिखा जाता है, वो इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। The graph is deallocated free, जैसे बता नहीं है, the graph is deadlock free। क्यों deadlock free बोल रहे हैं? क्योंकि हम जो भी टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, अभी जो करंट टॉपिक्स जो पढ़ रहे हैं वो डेडलॉक से रिलेटेड है। तो इसमें ये बोला गया है कि ये डेडलॉक फ्री इसलिए है क्योंकि इसमें आपके पास जो होता है कोई भी एक सर्कुलर नहीं बन रहा है, सर्कुलर वेट नहीं बन रहा है या सर्कल नहीं बन रहा है। फ्री सिंस नो साइकिल, देख सकते हैं ये जो मैंने आपको बताया, नो साइकिल इज बीइंग फॉर्म्ड इन द ग्राफ। तो इसमें कोई भी साइकिल क्रिएट नहीं हो रहा। आप देख सकते हैं सारा चीजें ओपन एंडेड है। तो आप देख सकते हो कि ये जैसे आप देख सकते हो इन दोनों के बीच में ये 2 ओपन है, इसमें क्लोज कहीं नहीं दिख रहा है। उसी तरह से आप देख सकते हो कि इनके बीच में भी कोई क्लोज एरिया नहीं है। तो इसका मतलब होता है कि ये जो रिसोर्स एलोकेशन हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू प्रोसेस, जो 3 प्रोसेस है और 2 रिसोर्स के जो सिंगल इंस्टेंस बेस है, तो इसके जो
एलोकेशन हुआ है वो डेडलॉक फ्री है। और डेडलॉक फ्री क्यों है? क्योंकि इसमें कोई भी साइकिल क्रिएट नहीं हुआ है। तो आई थिंक सो कि आपको क्लियरली समझ में आ गया है कि सिंगल इंस्टेंस बेस्ड जो होता है आपके पास जो रिसोर्स एलोकेशन किस तरह से होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट। अब मल्टीपल इंस्टेंस, सपोज कर लो किसी रिसोर्स के मल्टीपल इंस्टेंस होंगे तो वो कैसे होगा। तो सपोज देयर आर 4 प्रोसेस P1 P2 P3 आपके पास एंड P4 एंड देयर आर 2 इंस्टेंस ऑफ द रिसोर्सेज R1 एंड 2 इंस्टेंस ऑफ द रिसोर्सेज R2, यानी दोनों रिसोर्स के दो इंस्टेंस है। एक एग्जांपल दिखा रहा है जिसमें आप देख सकते हो कि हर एक रिसोर्स के 2 डॉट्स हैं। वन इंस्टेंस ऑफ R2, इसको मैं पहले कंप्लीट कर लेता हूं, उसके बाद मैं आपको ये समझा रहा हूं। अब आ जाते हैं एक्चुअल फिगर। तो मैंने ये यहां बताया कि जो आपके पास जो रिसोर्सेस है, 2 रिसोर्सेस आपके पास है R1, तो R1 के 2 इंस्टेंस है। आप देख सकते हो ये आपका R1 है, इसके 2 इंस्टेंस है। और आप देख सकते हो ये R2 है, R2 के भी 2 इंस्टेंस है, ऐसा करके बोला गया है, 2 इंस्टेंस ऑफ अ रिसोर्स। तो इसका मतलब होता है कि दे आर द 2 इंस्टेंसेस ऑफ, आप देख सकते हो ये सॉरी ये होगा और ये। तो यहाँ पे आपके आप ध्यान देने वाली बात है कि हम R1 की बात करते हैं तो R1 के पास 2 इंस्टेंस है, 1 हो गया, ये 2 हो गया। यहाँ पे भी 2 इंस्टेंस है, 1 हो गया, ये हो गया 2। तो यानी 2 इंस्टेंस है, तो इसका मतलब है कि R1 दो एटलीस्ट यानी मैक्सिमम जो होता है वो 2 प्रोसेस को अपने इंस्टेंस असाइन कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता है। यानी बाकी अगर कोई रिक्वेस्ट आएगा तो वो वेटिंग में जाएगा। तो वही चीज बोल रहा है कि 1 इंस्टेंस ऑफ R2 का जो एक इंस्टेंस है, देख सकते हो ये R2 का एक इंस्टेंस जो होता है इज असाइन टू P1। तो यानी ये हमारे पास ये एक स्टेटमेंट हो गया जो आपको बता रहा है कि R2 का जो प्रोसेस है, R2 जो इंस्टेंस है, R2 जो रिसोर्स है उसका जो एक इंस्टेंस है वो P1 को असाइन है एंड अनदर इंस्टेंस ऑफ द R2 इज असाइन टू प्रोसेस P4। तो दूसरा जो इंस्टेंस है वो प्रोसेस P4 को असाइन है। तो ये जो है हमारे पास असाइन टू P4, ये सेकंड स्टेटमेंट जो कि असाइंड है, यानी वो असाइन करके रखेगा, यानी R2 के 2 इंस्टेंस P1 एंड P4 को असाइंड है। अब आ जाते हैं कि प्रोसेस P1 इज वेटिंग फॉर रिसोर्स R1। तो अब जो है प्रोसेस P1 की अगर बात करते हैं तो प्रोसेस P1 यहाँ पे देख सकते हो कि R1 को जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है। तो रिक्वेस्ट कर रहा है यानी असाइंड हो रहा है, तो एरो इस डायरेक्शन पे रिक्वेस्ट कर रहा है। तो यानी मैं रिसोर्स R1 को रिक्वेस्ट कैसे कर सकता हूँ, एरो से रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि मुझे R1 का एक इंस्टेंस चाहिए, लेकिन नहीं है तो इसलिए वो अभी वेटिंग स्टेट में है। अब आ जाते हैं कि 1 इंस्टेंस ऑफ R1 इज असाइंड टू प्रोसेस P2। तो एक जो इंस्टेंस है R1 का वो P2 को असाइंड है। तो P2 को असाइन करने के लिए देखिए मैंने ये डायरेक्शन शो कर दिया कि P2 में असाइंड है, जिससे हमको ये पता चल रहा है कि जो R1 का एक इंस्टेंस है तो वो असाइंड है P2 को, और R1 का जो दूसरा इंस्टेंस है वो असाइन है P3 को। तो वही चीज यहाँ पे बताया गया है कि एक जो इंस्टेंस है वो आपके पास P2 को असाइंड है, और जबकि अनदर इंस्टेंस जो बात कर रहा है वो R2 को असाइंड है। यहाँ देख सकते हो R2 को असाइंड है, यानी P3 जो आपके पास R1 है, R1 का जो इंस्टेंस अनदर इंस्टेंस ऑफ R3 इज असाइंड टू P3। ये देख सकते हैं यहाँ पे आके कंप्लीट हो रहा है। तो हो गया। तो प्रोसेस अब आ जाता है प्रोसेस P3 तो एक रिसोर्स को असाइन करके रखा है, यानी रिसोर्स R1 के एक इंस्टेंस को वो असाइन करके रखा है, बट उसको डिमांड कर रहा है एक सेकेंड इंस्टेंस चाहिए। तो इसीलिए आपको देख सकते हो कि ये उसने एक रिक्वेस्ट करके रखा है यहाँ पे सेकेंड इंस्टेंस का। तो ये चीज लिखा गया है कि प्रोसेस P3 इज वेटिंग फॉर रिसोर्स R2। तो देखिए यहाँ पे जो इंस्टेंस है, मल्टीपल इंस्टेंस बेस आपके पास रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका यहाँ दिया गया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप ग्राफ बना के अगर छोड़ देते हो एग्जाम में तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आप ग्राफ बना रहे हो जिस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए, जिसमें आप देख सकते हो कि मल्टीपल इंस्टेंस बेस्ड आपका काम चल रहा है, तो ये एग्जांपल जो मैंने आपको बताया था तो उस चीज को आपको
फाइनली आपको ये पता चल रहा है कि किस तरह से हमारे पास अगर कोई ग्राफ दिया हुआ है तो ग्राफ का डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हो यहाँ पे, आपके पास जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। इस डिस्क्रिप्शन को आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, कोई कंपल्सन नहीं है कि आप जो मैंने लिखाया है या जो किया है उस चीज को आप उसको कंपल्सरी यही चीज लिखो। आप इसको अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, इसका सीक्वेंस बदल सकता है, इसका सीक्वेंस डिफरेंट हो सकता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि अगर कोई रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ दिया हुआ है तो उसका बेस्ट एग्जांपल है जो मैंने आपको बताया। तो ये कभी कभी एग्जाम में आपसे